नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स ग्रुप ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी भारतीय एकजुट। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है देश। दिल्ली में केजरीवाल को एक के बाद एक झटका। कथित शीश महल पर सीवीसी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट और निगम की सत्ता पर भी मंडराया खतरा। 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। सदन में भाजपा आप सदस्यों की संख्या हुई बराबर। संस्कृति और विरासत का भव्य उत्सव काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण वाराणसी में शुरू। 24 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों की शिरकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकतंत्र को लेकर पश्चिमी देशों को दिखाया आईना। म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा, भारत में लोकतंत्र समय के साथ और भी हो रहा है जीवंत। और हमास ने 3 इजरायली पुरुष बंधकों को किया रिहा। बदले में इजरायल ने 36 कुख्यात सहित 369 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा। युद्ध विराम लागू होने के बाद दोनों के बीच छठी बार हुई अदला बदली। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। इस समय भारत वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि महज कुछ ही वर्षों में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए। समय के साथ रिफॉर्म प्रक्रिया को नहीं अपनाने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही। जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस के स्पीड ऑफ करप्शन की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन, ये दोनों चीजें देश देख रहा था। 2014 में तो कांग्रेस सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही थी
कि 2044 तक भारत को 11th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। यानी 30 साल का टाइम पीरियड था। ये था कांग्रेस का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले तक देश में गुलामी की मानसिकता पर आधारित 1860 में बना पीनल कोड चल रहा था। पीनल कोड का स्वरूप दंड पर आधारित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने नए कानून लागू किए जिनसे लोगों को त्वरित न्याय मिला है। भारत में कुछ समय पहले तक जो पीनल कोड चल रहे थे वो 1860 के बने थे, 1860 के। इनका मकसद 60 में जो कानून बने, मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत में गुलामी को मजबूत करना। भारतीय न्याय संहिता को लेकर के हम आए, भारत की संसद ने उसको मान्यता दी। अब ये न्याय संहिता को लागू हुए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, लेकिन बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। न्याय संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आया है मैं बताता हूं। एक ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे। इसमें उम्र कैद की सजा हो गई। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएन की स्टडी में किसी देश के लोगों के पास संपत्ति का अधिकार न होना एक बड़ा चैलेंज माना गया है और इसीलिए हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत 3 लाख से अधिक गांवों को ड्रोन सर्वे किया गया और 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। यूएन की एक स्टडी में किसी देश के लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स का न होना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है और इसलिए हमने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना के तहत देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे और इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत टेक्स 2025 एक व्यापक स्तर का वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत मंडपम में किया जा रहा है। ये एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि ये कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों की तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। इस कार्यक्रम में भारत टेक्स 2025 में नीति निर्माताओं, वैश्विक सीईओ के साथ साथ 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और अन्य आगंतुकों के आने की आशा है। इस दौरान 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, गोलमेज बैठक, पैनल चर्चा और मास्टर क्लासेस वाले वैश्विक स्तर के सम्मेलन भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडप होंगे और इस दौरान हैकथॉन आधारित स्टार्टअप पिच फेस्ट और इनोवेशन फेस्ट, टेक टैंक और डिजाइन चुनौतियों को भी शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 आयोजित हो रहा है और ये दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये मेगा इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। कच्चे माल से लेकर उच्च स्तरीय फैशन तक भारत टेक्स 2025 भारत के कपड़ा उद्योग का एक भव्य और विशाल प्रदर्शन है। व्यवसाय के साथ ही यहाँ केंद्रीय फोकस स्थिरता पर है।
पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और जिम्मेदार सोर्सिंग के साथ यह वैश्विक कपड़ा व्यापार को नए आयाम दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज़ हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज़, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ भारत टेक्स 2025 विचारों और व्यापार का एक मिश्रण है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम कंप्लीट वैल्यू चेन, फ्रॉम यार्न से लगा के कंप्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक, तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है शायद हमारे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस वर्ष की थीम रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी 70 सम्मेलन सत्रों, सीईओ राउंड टेबल्स और B2B बैठकों में बातचीत को बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण अनुकूल रंगों, बायोडिग्रेडेबल कपड़ों, ऊर्जा कुशल विनिर्माण में नवाचार केंद्र स्तर पर ले रहे हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है, ये काफ़ी लैबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी, ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। नवाचार के साथ परंपरा का मिश्रण भारत टेक्स 2025 भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत पर भी फोकस है। फैशन शो, रुझान पूर्वानुमान और उत्पादन लॉन्च शिल्प कौशल के साथ ही इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को भी प्रदर्शित कर रहा है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के परिणामों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने में काफी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं के साथ दीर्घकालिक सहयोग सेना की तैयारी और दक्षता को कई तरीकों से मजबूत करेगा। सेना प्रमुख नोएडा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस अवसर पर सेना और नौसेना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस अवसर पर 42 शहीदों के परिवारों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। डिफेंस का जो अभी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिला है, कल मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जो उन्होंने बयान दिया यूएस में, वो पूरा मैंने सुना, तो बहुत अच्छी खुशखबरी उसमें आई है सुन के कि 10 साल का प्लान बनेगा और उसमें जो हम साथ में मिलके यहाँ पे ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, उससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे भारतीय सेना को भी बहुत फ़ायदा होगा और जो हमारी आत्मनिर्भरता की एक कड़ी है, जो हमारी मुहिम है, उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को असम के कोकराझार में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र और असम दोनों में एनडीए सरकारें बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और बोडो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। ये कार्य और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कोकराझार में 1 दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने की घोषणा के जवाब में पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, केंद्र और असम दोनों में एनडीए सरकारें बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और बोडो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। ये कार्य और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। मुझे कोकराझार की अपनी यात्रा याद आती है, जहां मैंने जीवंत बोडो संस्कृति देखी थी। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट पर कोकराझार में असम विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन की जानकारी दी थी। सीएम शर्मा ने इसे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए एक्स पर लिखा,
17 फरवरी को असम ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करेगा, जब कोकराझार, जो कभी बोडोलैंड आंदोलन का केंद्र था, एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की मेजबानी करेगा। मुख्य एजेंडा 6वीं अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करना होगा, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण एक प्रमुख आकर्षण होगा। ये क्षण मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के प्रति अटूट प्रेम और माननीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। उनका नेतृत्व शांति, स्थिरता और प्रगति की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को पाकिस्तानी संगठन से जोड़ने वाली रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम हेमंत ने कहा कि एलिजाबेथ कोलबर्न अपनी शादी के बाद भी पाकिस्तान गई। सीएम हेमंत ने कहा कि रविवार को असम कैबिनेट की बैठक की जाएगी और इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन करेंगे, जिसके बाद मामले की पूरी जांच की जाएगी। We have definite information that Srimati Elizabeth Gogoi has visited Pakistan even after her marriage. Whether she visited along with the MP or single, those things has to be ascertained. Assam cabinet is going to have its meeting. Probably in that meeting we are going to take a decision of creating a SIT, because until and unless regular case is not registered, we will not be able to verify the passport and visa of the alleged person involved in this. We will also examine the entire ecosystem, the sympathizers, whether during that period there was attempt by ISI to infiltrate into the office of Chief Minister of Assam. That has also to be examined now. और दिल्ली का चुनाव हारने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने अपना बंगला बनवाने के नाम पर जिन नियमों की अनदेखी की है, उसकी जांच अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीवी करेगा। शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल को चुनाव में जमकर घेरा था और केजरीवाल की हार में यह मुद्दा भी एक बड़ा कारण बना। बीजेपी अभी भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेर रही है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला, ये आधिकारिक पता था अरविंद केजरीवाल का। सरकारी बंगले की साज सज्जा में की गई मानदंडों की अनदेखी। बंगला नंबर 8A और बंगला नंबर 8B को ध्वस्त कर 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में किया गया था शामिल। राजपुर रोड पर भूखंड संख्या 45 और 47 को भी 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में किया गया शामिल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सख्ती दिखाई है। निर्माण में वित्तीय अनियमितता की फैक्चुअल रिपोर्ट मिलने के बाद सीवीसी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंगले को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा रही। बंगले में मौजूद ऐशो आराम और भव्य शीश महल भ्रष्टाचार का पर्याय बना रहा। बंगले के विलय, विस्तार और साज सज्जा को लेकर नियमों और मानदंडों की अनदेखी की गई। जब भी हमने शीश महल का मामला उठाया, केजरीवाल जी चुप्पी साध गए, उनकी मुख्यमंत्री चुप्पी साध गई, सदन में बात तक नहीं करने दी गई। एक तरफ जब पूरे देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार और आम आदमी कहते थे, वो कट्टर बेईमान और सबसे खास आदमी निकले। इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं, और अभी तो इसमें और भी बहुत सी जांच बाकी है, क्योंकि जो शीश महल दिखाई दे रहा है खाली इतना नहीं है, वो उसके साथ वहाँ पर कई टावर बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। वो टावर जो बन रहे हैं नए, उनमें क्या होना था, क्या बनाया जा रहा था, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। 8 एकड़ यानी 40,000 वर्ग गज में बने इस बंगले को बनाने में कई नियमों को दरकिनार किया गया। अरविंद केजरीवाल शीश महल में साल 2015 से साल 2024 के अक्टूबर के पहले सप्ताह तक रहे थे। केजरीवाल पर आरोप है कि बंगले में आलीशान सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर खर्च हुआ और करदाताओं का पैसा पानी की तरह बहाया गया। सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा
और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। बंगले के विस्तार और उसके सौंदर्यीकरण पर हुए बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई द्वारा भी साल 2023 के सितंबर महीने से जारी है। बंगले की 7 सज्जा पर प्रस्तावित रकम 7 करोड़ 91 लाख थी, लेकिन जब काम खत्म हुआ तो खर्च की वास्तविक रकम 33 करोड़ 66 लाख की निकली। दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 27 साल के बाद दिल्ली का किला फतेह करने के बाद बीजेपी में अब सरकार बनाने की कवायद जारी है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी तक दिल्ली में सरकार का गठन हो जाएगा, तो भव्य समारोह का आयोजन करने को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी संगठन से कई नामों पर चर्चा जारी है। संगठन से तय किए गए नामों पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेगा, जिससे पहले पर्यवेक्षकों के माध्यम से चुने गए विधायकों की रायशुमारी भी की जाएगी। विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद मिली 2/3 बहुमत वाली जीत को लेकर उत्साहित भाजपा शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने में सावधानी बरत रही है। लोगों की नजरें भाजपा शीर्ष नेतृत्व की ओर इस बात को लेकर टिकी है कि लगाए जा रहे कयासों में किसी नाम पर सहमति बनेगी या मुख्यमंत्री का चयन एक बार फिर भाजपा चौंकाने वाला करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज हैं और भाजपा में बैठकों का दौर भी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। कि देखिए, 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की जो रणनीति अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रक्रिया के तहत सभी जीते हुए 48 विधायकों में से पहले 15 नाम पर विचार किया गया। उसके बाद समीकरण के आधार पर 9 नाम तय किए गए हैं। इन्हीं 9 में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किए जा सकते हैं। यानी एक बात तो यह स्पष्ट है कि चुने हुए विधायकों में से कोई एक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच चर्चा के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का चयन होगा। 16 या 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक आयोजित हो सकती है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में केजरीवाल को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब सीवीसी की जांच के घेरे में उनके द्वारा बनवाया गया शीश महल है। मीडिया हैंडल का निजी तौर पर उपयोग किए जाने पर उनकी किरकिरी हुई। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार को उनके 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के ये 3 पार्षद में से एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। लेकिन इससे अब बड़ा खतरा नगर निगम की सत्ता पर मंडराने लगा है। अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या सदन में बराबर हो गई है। 250 सदस्यों वाले सदन में भाजपा और आप दोनों के पास 116 पार्षद हो गए हैं। कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं और 11 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अगर भाजपा को उपचुनाव में भारी विजय मिलती है तो आम आदमी पार्टी के हाथ से नगर निगम की सत्ता भी फिसल सकती है। 2022 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीट पर जीत हासिल की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वह व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारे यहाँ
कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। और मुंबई पुलिस ने शनिवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपए के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू ने 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षि घोष ने शुक्रवार को मध्य मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में जाकर धन दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार मेहता ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची और बैंक के प्रभा देवी तथा गोरेगांव कार्यालयों की तिजोरियों में रखे धन से 122 करोड़ रुपए का गबन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को सरकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर देवर्षि घोष, इनके कंप्लेंट के ऊपर इसी बैंक के जो जीएम अकाउंट्स है हितेश मेहता, उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया है। अभी के वक्त में अभी हितेश मेहता जो है उनका अभी स्टेटमेंट लिया जा रहा है और बाकी जो आगे का जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो उस अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर काफी फोकस किया गया। कार्यक्रम में बड़ी एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों और ग्रोथ को दर्शाया गया। ग्रीन एनर्जी के इस नेट जीरो जोन में भारतीय कंपनियों के ग्रीन, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की उपलब्धियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। दिल्ली के यशोभूमि में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2025 में नेट जीरो जोन, इंडिया नेट जीरो जोन यहां पर बनाया गया है और जहां पर कि तमाम वो प्रयास दिखाए गए हैं जो कि भारतीय और अन्य कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं नेट जीरो टारगेट को पाने के लिए। यहां पर तमाम कंपनियों ने यहाँ पर एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित वो तकनीक यहाँ पर दिखाई है जो कि भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करेगी। साथ ही यहाँ पर किस तरीके से तकनीक का विकास हो रहा है, किस तरीके से लगातार नवाचार हो रहे हैं। ग्रीन और क्लीन एनर्जी का जो एक स्वप्न है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको नेट जीरो करना, उसके प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और तमाम वो भारतीय कंपनियाँ यहाँ पर हैं जो कि लगातार तमाम शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ पर कि एलएनजी, सीएनजी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो तकनीक है, जो नवाचार है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और ये दिखाता है कि भारत जो है किस तरीके से लगातार विश्व में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं भारतीय एनर्जी कंपनी ने जमीन के भीतर सुरंग बनाकर एलपीजी को स्टोर करने की क्षमता हासिल की है। इंडिया एनर्जी वीक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इसकी तकनीक और मॉडल को प्रदर्शित किया कि किस तरह से जमीन के काफी नीचे लिक्विड पेट्रोलियम गैस को सुरक्षित स्टोर किया जा रहा है और ये स्टोरेज तकनीक सुविधाजनक होने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में स्टोरेज सुरक्षित रख सकेगा। और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। देखिए, में एलपीजी को स्टोर करना एक बड़ा चैलेंज होता है और इसमें बहुत ही सेंसिटिव ये एनर्जी होती है जिसमें कि दुर्घटना की संभावना होती है, साथ ही स्टोरेज स्पेस की बहुत की कमी होती है। तो इसको देखते हुए इंडिया ने ये टेक्निक आई है जिसमें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो किस तरीके से जो टनल बनाकर, पहाड़ों में टनल बनाकर, समुद्र तल से काफ़ी नीचे इस तरीके से टनल्स बनाकर उसमें जो एलपीजी है उसको स्टोर किया जाता है। ये तकनीक जो है काफ़ी खास तकनीक ये है। हमारे साथ अमनदीप सैनी जी बताएंगे किस तरीके से इस पर काम किया जाता है, क्या खासियत है इसके। तो बेसिकली सर ये नॉर्मल जो हमारा कन्वेंशनल स्टोरेज है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई मेटेलिक वेसल नहीं है एलपीजी को कंटेन करने के लिए। हम लोग समुद्री तट से 500 फीट नीचे जाके एक रॉक के अंदर टनल बनाते हैं जहाँ पे हम एलपीजी को स्टोर करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा शाफ्ट का बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो ये बनाने में सर हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत सीपेज रहता है पानी का, उसको कंट्रोल करके हमको एक्सकेवेशन करना पड़ता है और फाइनली हम ये टनल बना के इसमें हम इसको एलपीजी को हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये दृश्यों में किस तरीके से बड़ी बड़ी टनल्स जो है वो बनाई जाती है समुद्र तल से काफ़ी नीचे, जिससे कि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें और कोई भी अगर आपात स्थिति आती है, हमला हो सकता है, उस दौरान भी जो है ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि
एक स्टोरेज जो है एनर्जी का वो सेफ रहेगा और कोई भी किसी तरह का खतरा जो है वो इस पर नहीं रहेगा। और इस तकनीक पर देखिए आप किस तरीके से देश में काम चल रहा है, पूरा मॉडल जो है इसका यहाँ पर बनाया गया है और जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी मेहनत से इसको डेवलप किया जाता है और इस तरीके से एलपीजी को सेफ और सिक्योर तरीके से स्टोर किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यकारी नियुक्तियों में सीजेआई के शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत जैसे किसी लोकतंत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यपालिका की नियुक्ति में शामिल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नियमों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। To steal your minds. How can in a country like ours or in any democracy, by statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director? Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that the statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial verdict. But time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive appointment? और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को लोकतंत्र को लेकर आईना दिखाया है और कहा है कि भारत में ये समय के साथ और भी जीवंत होते जा रहा है। जयशंकर ने शुक्रवार को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में ये बातें कही हैं। उन्होंने मतदान के दौरान अंगुली पर लगी स्याही को दिखाते हुए कहा, हमारे लिए लोकतंत्र केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक डिलीवर किया गया वादा है। उन्होंने पश्चिमी देशों को बताया कि बीतते समय के साथ भारत में लोकतंत्र और भी जीवंत होते जा रहा है। The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. So the first message that somehow democracy is in trouble globally, worldwide, I'm sorry, I have to differ with it. I mean, right now we are living well, we are voting well, we are optimistic about the direction of our democracy, and for us, democracy is actually delivered. और वहीं उन्होंने खतरे के में लोकतंत्र की बात करने वाले पश्चिमी देशों पर बांग्लादेश का नाम लिए बिना कटाक्ष किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिम ने ग्लोबल साउथ में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को प्रोत्साहित किया, वे बाकी दुनिया पर अपने लोकतंत्र का मॉडल थोपने में लगे रहते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को भी पश्चिम के बाहर के सफल मॉडलों को अपनाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र को इसलिए अपनाया क्योंकि ये हमारे परमार्शात्म और बहुलवादी समाज के मूल्यों से मेल खाता था। A democratic model after independence, and it chose a democratic model because we had fundamentally a consultative pluralistic society. Now there was a time, and I have to say this in all honesty, where West treated democracy as a Western characteristic and was busy encouraging non-democratic forces in the global South. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, इसलिए ये 80 करोड़ लोगों को पोषण सहायता और भोजन उपलब्ध कराने के में समर्थ है। जयशंकर ने ये बयान अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लोटकिन की उस टिप्पणी के जवाब में दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मेज पर भोजन नहीं रखता है। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हिस्से ऐसे हों जहां ये ठीक से काम ना कर रहा हो। Senator, you said that, democracy doesn't put food on your table. Actually, in my part of the world, it does. Because it actually, today, because we are a democratic society, we give nutrition support, food support to 800 million people. So the point I want to make is, look, different parts of the world are going through different conversations. Please do not assume that this is some kind of universal phenomenon. It is not. There are parts where it is working well. Maybe there are parts where it's not.
और विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। सम्मेलन के इतर विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रिया, रोमानिया, डेनमार्क, मंगोलिया, अर्जेंटीना के अपने समकक्षों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने आपसी व्यापार में सहयोग तथा सुरक्षा ढांचे में चुनौतियों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इसके बाद नॉर्वे के वित्त मंत्री के साथ बातचीत की। अपने समकक्षों के साथ हुए मुलाकात की तस्वीरों को साझा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर सार्थक बातचीत हुई। भारत और म्यांमार ने सड़क मार्ग से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर चर्चा की और इस दिशा में कदम बढ़ाने पर सहमति जताई। वाणिज्य मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में शनिवार को ये जानकारियां दी गई। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और म्यांमार के उप वाणिज्य मंत्री यू मिन मिन के बीच शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने दवा, दालों, पेट्रोलियम उत्पादों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और हाल ही में शुरू किए गए रुपया क्वाड व्यापार समझौता तंत्र के अधिक उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया और सड़क मार्ग से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के महत्व को भी स्वीकार किया। दोनों देशों के बीच 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार 1.74 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2022 से 23 में ये 1.76 अरब डॉलर था। और प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने शनिवार को दूरदर्शन केंद्र जयपुर का दौरा किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और इसके बाद अधिकारियों की बैठक लेकर दूरदर्शन केंद्र की गतिविधियों के बारे में फीडबैक लेने के साथ केंद्र के संचालन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकसेवा प्रसारक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित महिला और युवाओं के लिए समसामयिक मुद्दों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती का उद्देश्य प्रसारित कार्यक्रमों को और अधिक रुचिकर बनाना है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें। प्रसार भारती ये प्रयास कर रहा है कि हमारा जो एज ए स्वतंत्र हम जो राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, उस हिसाब से हम आम जन तक सही और सच्ची खबरें, सामयिक जानकारी, ज्ञान विज्ञान, विशेष वर्ग, महिला, युवा, किसान, इन सब के क्षेत्रों में ये कैसे तरक्की हो सकती है उसके बारे में जानकारी देना। हमारा प्रयास ये है कि ये सभी जो ऐसे कार्यक्रम हैं उनको और रुचिकर कैसे बनाया जाए। और वहीं उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने आमजन को मनोरंजन और समसामयिक मुद्दों की जानकारी देने के लिए निःशुल्क OTT प्लेटफॉर्म वेव्स शुरू किया है। वेव्स दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मनोरंजन के साथ ही पूरे समाचार चैनल भी उपलब्ध हैं। हमारा नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स अभी हाल में प्रारंभ हुआ है और वो OTT प्लेटफॉर्म वेव्स जो है बिल्कुल निःशुल्क है। उस OTT प्लेटफॉर्म पे वो दुनिया का ऐसा पहला OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न केवल मनोरंजन की सारी पूरा उसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, विभिन्न सीरियल, फिल्म्स, गाने, ये सभी उससे न केवल वो हैं बल्कि पूरे चैनल, अखबारों के समाचार पत्र, पूरे समाचार चैनल उस पर उपलब्ध हैं। निजी भी, सरकारी भी, सभी न्यूज़ चैनल उस पर उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ रेडियो, हमारा जो आकाशवाणी के सभी केंद्र हैं, विविध भारती, FM रेनबो, ये सभी उस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ आप उस OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको कोई अगर घर बैठे हुए सामान खरीदना है तो आप उस OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेव्स के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य हम सबका यही है कि प्रसार भारती का जो नया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको आम जन तक पहुँचाएँ, उसको अधिक से अधिक लोग उसको डाउनलोड करें। और मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने जर्मनी के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, दुनिया अब हमारे कंटेंट पर भरोसा कर रही है। भारत में बन रही फिल्म, एनिमेशन, OTT प्लेटफॉर्म्स में नए नए प्रयोग हो रहा है, जिससे दुनिया भर के लोग भरोसे के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हम यहाँ आए, लोग समझ रहे हैं कि हमारा कंटेंट अब दुनिया भर में जाने वाला है। ये लोग समझ गए हैं, इसलिए सब आएंगे वे। आज मैंने ये भी कहा कि अगला माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से बनेगा, अगर गूगल इंडिया, अगर नेटफ्लिक्स सब इंडिया से आएगा। और किसी ने ऐसा कहा नहीं कि साहब ऐसा हो नहीं, सब मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो ये वेव्स का कमाल है, एक आइडिया का कमाल है, बहुत
बहुत ही अच्छा आइडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। सारा कंटेंट बच्चे जो कोई कहानी सुना रहा है, कोई स्केचिंग कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई फिल्म बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है हाथ से कुछ कर, ये सबको इकट्ठा करो, इन सबको इकट्ठा करो, दुनिया को दिखाओ कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और वहीं यहाँ से वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो गई है, जिसमें भाग लेने के लिए तमिलनाडु से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। काशी में आज उद्घाटन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। दो पुरातन सभ्यताओं के बीच समागम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 2022 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इस बार तमिलनाडु से आने वाले लोग प्रयागराज और अयोध्या भी जा रहे हैं। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का शनिवार को आगाज हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के नमो घाट पर 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर आधारित है। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि इस बार ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय पर प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है और काशी तमिल संगमम के प्रतिभागियों को वहां पुण्य स्नान करने का भी मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अब तक 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और इससे बड़ा आयोजन दुनिया में और कहीं नहीं हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महर्षि अगस्त्य की अद्वितीय विरासत इस बार काशी तमिल संगमम के आयोजन का केंद्र बिंदु है और कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। काशी और तमिलनाडु की बहुत अनन्य संपर्क है। ऋषि अगस्त्य और उसमें एक प्रमुख कड़ी है। ऋषि अगस्त्य तमिल ग्रामर के प्रणेता रहे, सिद्ध औषधियों का जनक रहे। ऐसे महानुभव की संपर्क दोनों भूखंड में रहा, दोनों सांस्कृतिक धरोहर में रहा। यही हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत की चरम निदर्शन है। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 24 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से 1000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें 200 के 5 समूहों में बांटा गया है। इनमें छात्र, शिक्षक, लेखक, पेशेवर, किसान, कारीगर और छोटे उद्यमियों के अलावा महिलाएं, शोधकर्ता और स्टार्टअप से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 200 तमिल छात्रों का एक समूह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रतिभागियों को काशी के अलावा प्रयागराज महाकुंभ जाने और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन का भी मौका मिलेगा। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का पहला समूह शनिवार सुबह विशेष ट्रेन से चेन्नई से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षण केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने और इसकी जड़ों को मजबूत करने का उत्सव है काशी तमिल संगमम। ये एक ऐसा अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार और अपने सहयोगी उर्मिलेश भट्ट के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, वाराणसी। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की किसी भी खबर से भारतीय रेल ने इनकार किया है। भारतीय रेल ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन पर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। रेलवे की ओर से लोगों को अफवाह से बचने की अपील की गई है। भगदड़ को लेकर जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है उसमें भी सिर्फ महिलाएं नजर आ रही हैं। किसी भी वीडियो में किसी प्रकार की भगदड़ के कोई साक्ष्य नहीं है। दरअसल प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर भारी संख्या में यात्री जमा है। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता राजेश राज से। राजेश, सबसे पहले तो ये बताइए क्या स्थिति है और जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो भारतीय रेल ने तो इससे इनकार किया है, आखिर इसके पीछे का सच क्या है और किस तरह से अब वहां पर जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है? देखिए, जो भारतीय रेल के जो आला अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिस वीडियो में एक महिला को ट्रेन से निकालकर बाहर
जो है वो निकालते हुए दिखाया गया है। लेकिन उस अगल बगल में, उस वीडियो को आप भी देखेंगे अगर गौरव, तो उस वीडियो के अगल बगल में किसी भी तरह की कोई भगदड़ जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। और निश्चित तौर पर भारतीय रेल ने इस घटना से इनकार किया है। हाँ, अचानक से जो प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ उमड़ गई है उसकी वजह से थोड़ी अफरा तफरी जरूर दिखाई पड़ी है, लेकिन किसी भी तरह की भगदड़ से भारतीय रेल ने साफ तौर पर इनकार किया। ठीक है राजेश, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दिलीप कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं सूचना एवं प्रसार भारतीय रेल से। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही है और क्या कुछ आप बताएंगे दर्शकों को कि क्या है जो वहां पर नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 से हम लोग गाड़ियों का परिचालन नई दिल्ली स्टेशन से करते हैं। और आज शाम में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। परहैप्स कल संडे है और कुंभ स्नान के लिए लोगों की संख्या ज्यादा रही, तो उसके मद्देनजर हम लोगों ने स्पेशल गाड़ियों का प्रबंध किया है। 2 गाड़ियां ऑलरेडी हम लोग चला चुके हैं, 2 और का प्रबंध किया जा चुका है और सबको प्रयागराज जाने की व्यवस्था की जा रही है। ज्यादा संख्या में यात्रियों के आने से कुछ लोगों को जब ट्रेन में चढ़ने में असुविधा हुई तो कतिपय लोग थोड़े से परेशान हुए हैं, लेकिन हमारे अधिकारी और दिल्ली पुलिस दोनों लोग वहां पहुंच गए हैं। कुछ देर के लिए हम लोगों ने यात्रियों से अपील की, रिक्वेस्ट किया कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में ही रहें और वेटिंग हॉल में प्रतीक्षा करें। जब स्पेशल गाड़ी का प्रबंध हम लोग कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे, उसके बाद जो है उनको उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। जी दिलीप जी, भगदड़ की बात भी सामने आ रही थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इस तरह की कोई स्थितियां वहां पर पनपी थी या साफ तौर पर जो भीड़ ज्यादा हो गई थी इसकी वजह से ये स्थितियां नजर आई थी? वहां पर किसी प्रकार के भगदड़ की कोई सूचना नहीं है, ये गलत अफवाह फैलाई गई है जी। और भीड़ अवश्य थोड़ी अधिक हुई है, जिसके निस्तारण के लिए और यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया है। क्या और भी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है दिलीप जी? जैसा आप खुद बता रहे हैं कि कल रविवार भी है आपको कि वहां पर दिल्ली पुलिस के लोग पहुंच गए हैं, हमारे भी सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। सिचुएशन जो है वह कंट्रोल में है। 2 स्पेशल गाड़ियां हम लोग चला चुके हैं और जो नियमित गाड़ियां हमारी हैं जो भी पूर्वी भाग के लिए चलती हैं 1 दर्जन से अधिक, उन सबका परिचालन हम लोग कर रहे हैं। अतिरिक्त 2 और गाड़ियों का भी हम लोगों ने प्रबंध किया है और उसको चलाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि यात्री जो है अपने गंतव्य तक जा सके। क्या यात्रियों के लिए और भी तमाम तरह की राहतें वहां पर दी जा रही हैं? क्योंकि सफोकेशन की बात भी सामने आ रही थी, तो क्या वहां पर कुछ इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं जिससे यात्रियों को एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सके? वहां पर भीड़ की स्थिति हुई और इसी के मद्देनजर कुछ देर के लिए हम लोगों ने यात्रियों से अपील की और रिक्वेस्ट किया कि कृपया स्टेशन प्रेमिसेस में रहें। अजमेरी गेट साइड का जो स्टेशन प्रेमिसेस है वो काफी वृहत है और वहाँ एक साथ हजारों की संख्या में लोग वेट कर सकते हैं, तो वह प्रबंध हम लोगों ने किया। अब वहाँ पर सफोकेशन जैसी स्थिति भी नहीं है और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी जुड़ने के लिए हमसे और बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राजेश, साफ तौर पर दिलीप जी जो बात कह रहे थे वो साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की भ्रामकता हमेशा से फैलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अब की बार भी जो हम कह सकते हैं कि रेलवे ने जो व्यवस्थाएं की है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और बहुत कारगर साबित हुई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर गौरव, भारतीय रेल शुरू से हमने देखा कि किस तरीके से रोज वो बुलेटिन जारी कर रहे हैं। प्रयाग से लेकर दिल्ली तक और देश भर के जो रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशनों से गाड़ियों का परिचालन कैसे सुनिश्चित किया जाए। और मैंने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जो तमाम इर्द गिर्द के जो 9 रेलवे स्टेशन हैं उन तमाम रेलवे स्टेशनों का भी हमने जायजा लिया था कुंभ शुरू होने के 2-4 दिन पहले। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बैरिकेड करके मुसाफिरों को उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय रेल ने की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और यह तमाम व्यवस्था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक हम कह सकते हैं कि सुनिश्चित की गई है और किसी भी तरह की कोई घटना जो है उस पर नजर रखी जा रही है। आज की जो खबर है वो पूरी तौर पर भ्रामक है। हाँ, भीड़ अचानक से थोड़ी बढ़ गई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो खबर स्टैम्पेड की जो खबर चलाई गई है बिल्कुल राजेश, साफ तौर पर क्योंकि इस तरह की हमने स्थितियां पहले भी देखी हैं कि भ्रामकता हमेशा से फैलाई जाती है और इस तरह की जब खबरें आती हैं तो साफ तौर पर जब हम देखते हैं कि उनका खंडन भी किया जाता है क्योंकि जो सच है वो तो लोगों के सामने आना जरूरी भी है। और ये साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए भी उजागर हुआ है कि जो व्यवस्थाएं लगातार हम रेलवे की तरफ से देख रहे हैं वो हमेशा से काफी मजबूत रही हैं, सशक्त रही हैं और इसी वजह से जो यात्री हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो इसका पूरे तौर पर
रेलवे जो है वो ख्याल रखता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं तो आपको बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़ी हस्तियां संगम तट पहुंची तो लाखों की संख्या में आज भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस बीच प्रयागराज में मेला क्षेत्र से लेकर शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है तो बाहर से आ रहे वाहनों को लेकर भी पूरी चौकसी बरती जा रही है। संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में व्यवस्था को लेकर खुशी देखी जा सकती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश दुनिया की नामचीन हस्तियां भी महाकुंभ नगरी पहुंचकर संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रही हैं। इसी क्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चिराग पासवान, गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली, उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है। मैं प्रशासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी भी सराहना करना चाहूँगा। जिस प्रकार से सुंदर व्यवस्था है, 50 करोड़ से अधिक अभी तक यहाँ श्रद्धालु आ चुके हैं और ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हो सकता था। Having holy dip in Sangam and Mahakumbh is a great experience. And I'm too happy, too delighted to be here. Millions of people, they take holy dip here. It's very significant from religious and spiritual point of view. इस बीच महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ से पार कर गई। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बना जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने का प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने नया कीर्तिमान रचा है। योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर कहा कि वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का ये अमृतकाल है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.50 करोड़, मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़, वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़, माघ पूर्णिमा पर 2.04 करोड़ स्नानार्थियों ने डुबकी लगाई थी। महाकुंभ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे ने भी सप्ताहांत में महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए वंदे भारत सहित कई विशेष ट्रेनें चलाई हैं। भारतीयता को अगर आत्मसात करना हो, सनातन शाश्वत मूल्यों को समझना हो तो प्रयागराज आना होगा, त्रिवेणी तट पर स्नान करना होगा, प्रयागराज तीर्थराज के दर्शन करने होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध वैदिक विद्वान टोनी नादेर के भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति जुनून और इसके गहरे ज्ञान की सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कुछ दिन पहले मेरी डॉक्टर टोनी नादेर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति उनका ज्ञान और जुनून वास्तव में सराहनीय है। न्यूरो साइंस में पीएचडी प्राप्त और हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर नादेर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नई दिल्ली आए थे। उन्होंने दूरदर्शी और उत्साहवर्धक नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। नादेर ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके आवास पर मेरी एक बहुत ही अच्छी बैठक हुई, जहां हमने वेद, महर्षि, भावातीत, ध्यान, चेतना और विज्ञान पर चर्चा की। एक ऐसे नेता की बुद्धिमत्ता, ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से देखना वास्तव में प्रेरणादायक था, जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व परिवार का समर्थन करता है।
वैदिक विद्वान ने कहा कि भारत के लोग उनके मार्गदर्शन के लिए भाग्यशाली हैं और उनके दूरदर्शी और पोषणकारी नेतृत्व में भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। देश राष्ट्रों के बीच वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भागवती ध्यान गुरु महर्षि महेश योगी के उत्तराधिकारी के रूप में नादेर 100 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हैं। वो एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक भागवतीत ध्यान कार्यक्रम और इसके उन्नत अभ्यासों का मार्गदर्शन करते हैं। और वहीं मोटिवेशनल गुरु सदगुरु ने बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की, उन्हें जिंदगी के हर इम्तिहान से लड़ने का सबक सिखाया, योग मेडिटेशन की सलाह भी दी। आध्यात्मिक गुरु ने परीक्षा पे चर्चा के 5वें एपिसोड में अपने अनुभव भी साझा किए, मंत्र दिया कि दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालें। उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल हमारा दिमाग दिशा विहीन हो जाता है। Overthinking or whatever you're calling it, there's no such thing as overthinking. Mind may be running away. Why is it running away? Simply because you must understand, you do not know the difference between your psychological process and yourself. There is no distinction between what you are doing and what you are. You're doing something, is thought what you're doing? Hello? Is thought a kind of action within you? You are doing the thought. If you are doing the thought, what you do and what you are are two separate things. That separation is not there. This is why meditation, the fundamental aspect of being meditative means it is a quality. Meditation is not an act, it's a quality. और इसके साथ ही सदगुरु ने बच्चों को किताबों का स्ट्रेस ना लेने की सलाह दी। कहा, अपनी किताबों को खेल की तरह लीजिए, जैसे खेलते हैं वैसे ही पढ़ाई करिए। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. Everybody. Only thing is, because there is no striving, that sparkle doesn't happen. Right now, what you call as school, what you call as education, what you call as examination is about that. The longing to know, making the miracle of your mind sparkle. और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई इस समय पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान कनेक्शन के कारण भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पाकिस्तानी नागरिक अली शेख का पुराना पोस्ट शेयर करके उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पोस्ट में गोगोई को टैग करते हुए संसद में दिल्ली दंगों का मुद्दा उठाने के लिए उनकी सराहना की गई थी। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, असम के विवादास्पद कांग्रेस सांसद जिनकी ब्रिटिश पत्नी की नागरिकता और उनकी शादी के 12 साल बाद पाकिस्तान की ISI और वैश्विक डीप स्टेट से कथित संबंध जांच के दायरे में आ गए हैं। अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान के राजदूत के साथ उनकी अनधिकृत बातचीत और उसके बाद संसद में भारत की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवालों ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी के सहयोगी पाकिस्तानी नागरिक अली शेख ने भारत विरोधी बयानबाजी की और संसद में 2020 के दिल्ली दंगों का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस नेता को टैग करके उनकी सराहना भी की। अली शेख ने इस पोस्ट में गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को भी टैग किया हुआ था और इस पोस्ट में अली शेख ने गौरव गोगोई द्वारा संसद में दिल्ली दंगों पर चर्चा करने और फिर स्पीकर द्वारा उन्हें निलंबित करने की बात का जिक्र किया था। अली शेख इससे पहले भी भारत के खिलाफ कई तरह के सोशल मीडिया पोस्ट कर चुके हैं। यदि अचानक से LPG सिलेंडर खत्म हो जाए और आपको तुरंत इसकी ज़रूरत हो या फिर तुरंत नया LPG कनेक्शन लेना हो, तो इसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत गैस इंस्टा वेंडिंग मशीन लॉन्च की है, जिसका प्रदर्शन इंडिया एनर्जी वीक में किया गया और इस मशीन के माध्यम से आप खुद तुरंत LPG गैस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। अब यदि आपके घर में अचानक से गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए या आपको किसी और ज़रूरत के लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता पड़े तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का जो इंस्टा भारत गैस का इंस्टा जो आउटलेट जो है वो अब शुरू हो रहा है। हम इसको कह सकते हैं कि गैस सिलेंडर का ये एक ATM इसको कह सकते हैं, वेंडिंग मशीन कह सकते हैं, और यहाँ पर कि आप कभी भी जाकर इस तरीके से आप जो है गैस सिलेंडर जो है, जो कि कॉम्पैक्ट गैस सिलेंडर है, हल्का गैस सिलेंडर है, उसको आप ले सकते हैं कभी भी रिमोट एरियाज में
स्टूडेंट्स के लिए, और यदि अचानक से आपको ज़रूरत पड़ती है गैस सिलेंडर की, अचानक से गैस खत्म हो जाती है आपके यहाँ, तो किस तरीके से ये लाभकारी हो सकता है। आशुतोष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी खासियत है? ये एक वेंडिंग मशीन है जो AI ट्रेंड इनेबल्ड मशीन है, और ये बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के नया कनेक्शन लेना हो ग्राहक को, या फिर यदि वो हमारे भारत गैस के पहले से कस्टमर हैं तो उनको अगर रीफ़िल लेना हो तो वो रीफ़िल ले सकते हैं। मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। हम अपने भाषा का चयन कर सकते हैं। यदि मैं नया कनेक्शन लेना चाहता हूँ, मुझे मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। मेरे मोबाइल पे एक कोड आएगा और वो कोड मैं यहाँ पर डालूँगा। वो वेरीफाई होने के बाद मुझे मेरा नाम, जैसे मैं मेरा नाम यहाँ पर डालता हूँ तो मेरा फ़ोटो और जो ID है वो एक साथ कैप्चर होगा यहाँ पर। ये पेमेंट मॉड्यूल पे आ गया। पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल होगी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो वेंडिंग मशीन है वहाँ से ये सिलेंडर जो है ये अनलॉक हो रहा है, यानी कि बाहर हो रहा है, और यहाँ से जो है ये सिलेंडर जो है जो 5 kg का होता है, 5 kg का है, और जो कि काफ़ी ये कंपोजिट सिलेंडर है, काफ़ी हल्का है। इसको इस तरीके से ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है भारत गैस की तरफ से ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि अब वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी जो है वो इस तरीके के जो गैस सिलेंडर्स हैं वो मिल सकते हैं कभी भी, कहीं पर भी। और ख़ास तौर पर ये इमरजेंसी में या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, रिमोट एरिया में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर का खंडन किया है। रेल मंत्री ने किसी भी प्रकार के भगदड़ की घटना से इनकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लोग अफवाह पर ध्यान न दें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इजराइल हमास के बीच सीजफायर डील के तहत आज हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। 3 बंधकों के बदले में इजराइल द्वारा 369 फिलिस्तीनियों की रिहाई की गई है। पिछले महीने लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास के बीच ये छठी अदला बदली है। हमास ने अब तक 5 चरणों में इजराइल के 16 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा किया है। इन कैदियों को एक खास तरह की टी-शर्ट पहनाकर रिहा किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।